हेलो एवरीवन, वेलकम। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट मोल एंड मोल कंसेप्ट के बारे में। हमने इसका बेसिक पोर्शन देखा था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम सोल्व करेंगे। तो आज हम यही न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मैं बेसिकली 4-5 न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, वो काफी डिफरेंट होंगे। अगर आपको ये 4-5 न्यूमेरिकल समझ आ गए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड जो आएगा एग्जाम में वो सोल्व कर सकते हो ईजी से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, अगर आपने ये वाली लास्ट वीडियो नहीं देखी है मोल कंसेप्ट के ऊपर तो प्लीज जरूर देखो और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। यहां पे मैंने बोला था कि मोल क्या होता है, एक यूनिट होती है जो पार्टिकल काउंट करने के लिए होती है। फिर हमने देखा था मोल का जो एक मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, दैट इज इसकी वैल्यू इतनी थी। फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास मोल होता है वो किसके इक्वल हो सकता है, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के सॉरी, और मोलिकुलर मास के इक्वल भी हो सकता है या फॉर्मूला मास के भी इक्वल हो सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये सबसे इजी है और बेसिक है, जो काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। सिंपल आपको क्या निकलवाने के लिए कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और आपको कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कहा जाएगा और उसकी क्वांटिटी आपको गिवन दे रखी होगी कि मतलब इसका कितना मास होगा। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बुक्स में काफी थोड़ा सा डिफरेंट सा दिया होता है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपने लिखना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मोलिकुलर मास भी लिख सकते हो। अब यहां पे गिवन मास और मोलिकुलर मास उसी क्वांटिटी का हमने पुट करना है जिसके हमने मोल्स निकालना है। तो जैसे यहां पे MnO2 की बात हो रही है तो इसका ही मोलर मास और इसका ही गिवन मास यहां पे पुट करेंगे तो इसके ही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि इसके इतने ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं। तो गिवन मास जो आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा होगा वही गिवन मास होगा। तो कितना दे रखा है, 190 ग्राम। अगर बाई चांस यहां पे आ जाता मिलीग्राम तो मिली को आपने क्या करना है, चेंज करना है मिली को ग्राम में, मतलब मिलीग्राम को आपने ग्राम में चेंज करना। अगर यहां पे मिलीग्राम होता फॉर एग्जांपल तो कैसे करना था मिलीग्राम को ग्राम में, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो आपने क्या करना था, सिंपल इसको इस 190 को मल्टीप्लाई करना था 10⁻³ से और ग्राम ऐसे ही लिख देना था। ओके, अब यहां पे मोलर मास है तो मोलर मास निकालना तो आता ही होगा आपको, MnO2 का, किसी का भी मोलिकुलर मास निकालना तो आता ही होगा। तो जैसे यहाँ पे ये अलग एलिमेंट है तो इसका मास जो होता है हमारे पास एटॉमिक मास होता है 54.9, तो इसको राउंड ऑफ करके कर सकते हो 55। राउंड ऑफ करना अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको एक चीज और, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन लिया, डेट इज अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो एक बार नजर मार लो ऑप्शंस में, अगर ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन का मतलब ए ऑप्शन है हमारे पास 54, बी है हमारे पास 57, सी है हमारे पास 50 चलो रहने दो 60 या 61 कुछ ऐसे है, मतलब काफी डिफरेंस है। तो तब आप अप्रोक्सीमेशन मतलब राउंड ऑफ ले सकते हो। अगर यहां पे होता 54.1, बी ऑप्शन होता 54.3 या सी ऑप्शन होता 54.6, अगर ऐसा कुछ स्मॉल डिफरेंस है, मतलब ये तो सेम है 54 बट यहां पे डेसिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस केस में आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, मतलब राउंड ऑफ नहीं लेना, तो चांस हो गए आंसर गलत होने के। तो इसी वजह से यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां पे जो हमारे पास मैग्नीज होता है उसका एटॉमिक मास होता है 54.9, इसको हम राउंड ऑफ करके 55 ले लेंगे। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, इसके साथ क्या है 2 है, 2 आगे आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 13 पॉइंट समथिंग होता है, तो राउंड ऑफ करके 16 आ जाएगा। तो यहां पे 55 प्लस 32 कितना आया, 87। यहां पे आ जाएगा 87 ग्राम पर मोल। आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि ये मोलर मास की यूनिट है, ये लिखना ही लिखना है। ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2.18, ये ऊपर चला जाएगा मोल। मतलब कहने का मतलब ये कि 190 ग्राम में हमारे पास इसके कितने मोल्स आए, 2.18 मोल्स आ गए। तो ऐसे आप, ये बेसिक था और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो सिंपल आपने यही याद रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ NaOH। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वहां पे मोल का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे देखो NaOH क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है।
या आप आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, सिंपल मॉलिक्यूल ही है ना, एटम्स तो है नहीं, मतलब एटम्स हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल बना। तो ये मॉलिक्यूल आ गया। हमने पीछे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि जो 1 मोल होता है वो किसकी इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास की इक्वल भी तो होता है ना। मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूल का, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहां पे आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यहां पे लिखो 1 मोल को अब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोल को क्या मैं लिख सकता हूं, दैट इज ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल दे रखा है, क्योंकि मैंने बोला था पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सब कुछ होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH किसके इक्वल आएगा, मोलिकुलर मास के, किसका, जो मोलिक्यूल दे रखा होगा। अब NaOH का मोलिकुलर मास तो आप निकालोगे जैसे हमने यहां पे निकाला था, सेम कंसेप्ट से। ओके, इसके आपको दोनों के एटॉमिक मास चाहिए, यही चाहिए, Na का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का चाहिए। तो कॉम्बिनेशन से जब आप इसका मोलिकुलर मास निकालोगे आपका आएगा 58.5 ग्राम। ओके, अब यहां पे आपको निकालना 1 ग्राम के लिए, मतलब 1 ग्राम में NaOH के कितने पार्टिकल्स होंगे। यहां से पता लग रहा है कि इसके इतने ग्राम में, मतलब NaOH के इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, यही है ना। तो अगर हमने 1 ग्राम के लिए निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 58.5 मल्टीप्लाई ग्राम, मतलब दोनों को मैंने खोल दिया, तो इसको मतलब ये भी 1 ग्राम भी तो लिख सकते हैं, ग्राम को 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये पूरी चीज को अगर मैं इसके नीचे डिवाइड कर दूं, इसके नीचे डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, 1 ग्राम के लिए आ जाएगा, मतलब 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दैट इज पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो सेम ही यहां पे करना है, इस चीज को यहां पे डिवाइड करो, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 58.5, ओके, या इक्वल टू 1 ग्राम हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.1029 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स होंगे किसमें, 1 ग्राम में। और वैसे भी अगर ऑप्शंस में आपको दे रखा होगा 2, 10, 10 तो शायद दे रखा होगा 8, 5, ऐसे कुछ दे रखा होगा ना। 1 ग्राम तो बहुत ही छोटा होता है, उसमें फिर पार्टिकल्स भी बहुत ही कम होंगे, 0 पॉइंट समथिंग होंगे। तो जो आपको एमसीक्यू में जो ऑप्शन सबसे कम देखने को मिलेगा उसको टिक मार्क कर दो। ओके, नाउ द थर्ड वन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब यहां पे देखो, हाउ मेनी एटम्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ N2 सिलेंडर एट STP। अब यहां पे आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। STP क्या है, ओके, अब यहां पे देखो लीटर भी दे रखा है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं STP का मतलब क्या होता है। एसटीपी का मतलब होता है, एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर एंड पी का मतलब प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए और स्टैंडर्ड ही प्रेशर चाहिए, मतलब इन दोनों कंडीशंस पे हमारे पास इस गैस के कितने एटम्स हो सकते हैं इस वॉल्यूम में। अब यहां पे देखो, जब आपको एसटीपी दे रखा होगा तो यहां पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसमें केल्विन में इसको चेंज करना है तो क्या करते हैं, 273 केल्विन ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा 273 केल्विन, इतना करते हैं ना। तो यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो सकता है केल्विन में 273 एंड सेल्सियस में हो सकता है 0 डिग्री, और प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वाला वो होता है हमारे पास 1 atm ओनली। ये आपने याद रखनी चीजें। अब यहां पे ये भी चीज याद रखना है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एसटीपी हमारे पास अगर दे रखा होगा 22.4 लीटर किसी भी गैस का, ऑफ एनी गैस। अब यहां पे गैस कौन सी दे रखी है, N2 दे रखी ना। अब इस N2 का हमें क्या दे रखा है, 22.4 लीटर, किस पे, एसटीपी पे। तो इस चीज का मतलब होता है, इस चीज का, पूरी चीज का मतलब होता है कि वहां पे हमें कहना चाह रहा है कि वो 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ दैट गैस। सिंपल समझ आ गया। अगर ये चीज ऐसे कुछ देखने को मिलती है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कोई गैस दे रखी है और वहां पे लिखा होगा 22.4 लीटर, सिंपल यही लिखा होगा। अगर यहां पे 21 या कुछ समथिंग होगा ना, फिर आपने ये चीज नहीं लगानी, सिर्फ किस पे लगानी, 22.4 पे ही। तो अगर आपको ये चीज तीनों देखने को मिलती है इकट्ठी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मोल की बात कर रहा है। तो 1 मोल का मतलब अभी मैंने क्या देखा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उस गैस के दे रखे हैं।
प्रेजेंट हूं। समझ लग गया? अब यहां पे देखते हैं अब इसको कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, नाउ यहां पे हमारे पास है 22.4 लीटर ऑफ कौन सी गैस? N2। 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस, N2 गैस इक्वल टू किसके इक्वल आएगा हमारे पास? इसके, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे N2 की बात कर रहे हैं ना, N2 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या आएगा? पार्टिकल्स की जगह पे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। यहां पे गैस की जगह आप सिंपल क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आएगा? 1 मोल ऑफ डेड गैस, दैट इज N2 के। इतना समझ आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहां पे देखो जो N2 है इसमें कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2 नाइट्रोजन्स हैं। तो यहां पे देखो, तो आपने क्या करना होता है कि जितने भी आपको एटम्स दे रखे होंगे तो क्या करना है? इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर से। अब यहां पे 2 नाइट्रोजन्स हैं तो यहां पे इस चीज को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, क्योंकि यहां पे एटम्स की बात कर रहे हैं ना, एटम्स क्या होंगे फिर? मॉलिक्यूल्स को अगर हम तोड़ देते हैं पूरा तो एटम से निकलते हैं बाहर, और जब एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। अब यहां पे मॉलिक्यूल दे रखा है और एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स निकालने के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने क्या है? इसको तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया तो 2 नाइट्रोजन्स आएंगे, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं लिखना, अब यहां पे एटम्स की बात करनी है। सो 2 इंटू दिस एटम्स ऑफ N2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आएगा 12.0 समथिंग, कितना आ जाएगा? ऑफ एटम्स ऑफ N2। एक और इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें कार्बन के 10⁻23 एटम्स का मास चाहिए, कि मुझे इतने एटम्स, कार्बन के इतने एटम्स का मास चाहिए, कैलकुलेट करके दिखाओ, तो क्या कर सकते हैं? दैट इज 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का हमें क्या चाहिए? मास निकालना हमने। तो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है यहां पे हमने देखा था कि 1 मोल ऑफ अ कार्बन इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये हमने देखा था ना, यहां पे देखो 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका? एटम का। अब यहां पे क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो एटम ही यूज होंगे, तो यहां पे 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास, ये चीज हमने यूज करनी है। ओके, अब यहां पे 1 मोल का मतलब 1 मोल को क्या लिख सकता हूं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मास हमें पता था किसके इक्वल था? एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 ग्राम। तो मतलब आपको पता होगा कि कार्बन के इतने एटम्स का मास हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो हमने क्या निकालना? सिंपल इस पूरी टर्म का ही, इस पूरी कार्बन के इतने एटम्स का ही हमें मास निकालना। तो क्या करना पड़ेगा? इस पूरी चीज को यहां पे डिवाइड कर दो, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.022। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1.99। और आपने मास की बात कर रहे हैं तो यहां पे ग्राम पर मोल लिख देना साथ में। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक और चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है, मैंने इस N2 मॉलिक्यूल का हाफ मोल ले लिया, हाफ मोल ऑफ N2 ले ली। अब मुझे चाहिए हाफ मोल ऑफ N2 का मास कितना होगा? मुझे इसका मास चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको पता है ये चीज, यही जैसे हमने यहां पे देखा था कार्बन के केस में, ये वाले क्वेश्चन में सेम यहां पे प्रोसीड करना है। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ N2 कितना होता है? 1 मोल ऑफ N2 का मतलब क्या है? दैट इज मोलिकुलर मास, यही होता है। मोलिकुलर मास ऑफ N2 हमें चाहिए, तो कितना होता है N2 का मोलिकुलर मास? 28 ही होता है। तो हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारे पास? 14 ग्राम पर मोल। तो सिंपल यहां पे भी पर मोल लिख दो। तो हाफ मोल ऑफ N2 उसका मास कितना आएगा? 14 ग्राम पर मोल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड थे हमारे पास मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो बस यही न्यूमेरिकल्स को घुमा फिरा के पूछेंगे। कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पूछेंगे, कभी नंबर ऑफ एटम्स, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कभी नंबर ऑफ आयंस, बस यही चीज आपको पूछेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।